मैं हूँ रीटा बख्शी वर्मा और आप देख रहे हैं आर्य खबर। महागठबंधन की तरफ से साझा घोषणा पत्र जारी किया गया है। तेजस्वी प्रण नाम से जारी इस घोषणा पत्र में कई लोक लुभावने वादे किए गए हैं, जैसे हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना, जीविका दीदी को 10,000 की जगह 30,000 देने का वादा करना, वक्फ बोर्ड को उसको हटा उसको उसके चीजों को हटा देना, वक्फ बोर्ड को हटा देना, और शराबबंदी की समीक्षा करना, इन पूरे मुद्दों पर। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये जो पूरा मामला है, ये क्या इससे तेजस्वी या महागठबंधन को वोट मिलेगा? हमारे साथ बात करने के लिए इस मुद्दे पर है प्रोफेसर शिवाजी सरकार जी। शिवाजी सरकार जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जिस तरह के लोक लुभावन ये वादे किए गए हैं, उस तरह से जैसे ये एक वादा कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना, तो क्या ये पॉसिबल है? लगभग 3 करोड़ नौकरियों की बात की जा रही है। नहीं, पॉसिबल है। 3 करोड़ भी नहीं है एक्चुअली। नंबर जो है होगा, हाउस होल्ड बिहार में जो है, जो 2023 का कास्ट सर्वे हुआ था, उसके हिसाब से 2,76,00,000 हाउस होल्ड है। और उसमें अलग अलग डिविजन्स है। अपर पक्के घरों कितने लोगों के हैं, और डिफरेंट हटमेंट्स में कितने लोग रहते हैं, इस तरह के सारे डिफरेंसेस दिए हुए हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप देख लें तो नॉर्मली कम से कम लगभग 50% मान लीजिए जो पक्के घरों में रहते हैं, उनको नौकरी देने की समस्या सरकार को नहीं आएगी। हालांकि उनकी संख्या थोड़ी कम होगी, बट फिर भी तो लगभग आप समझ लीजिए फिर भी 2 करोड़ नौकरी देने की बात है। क्या 2 करोड़ नौकरियां दी जा सकती है? देखिए, प्रैक्टिकली दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। सिद्धांत रूप से दी जा सकती है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। हिंदुस्तान में एक बार कहा गया था कि हर घर को 15 लाख रुपए हम दे देंगे। अगर 15 लाख रुपए दे देते तो सरकार दे सकती थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, कोई बहुत बड़ा सम नहीं होता है। अगर आप 1 करोड़ भी हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को दे दें, और आप चाहते हैं कि एक बार में ये खुशहाली आ जाए चारों तरफ, तो बहुत छोटी सी रकम है, 1,40,000 करोड़ का। तो ये अगर आप सरकार मुहैया कर सकती है, और कर सकती है, मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सरकार के सबसे बड़ा जो ड्रेन आउट होता है, जो लोग कहते हैं बड़े खुश होते हैं कि पुल बन रहा है तो बड़े खुश होते हैं, सड़क बन रहा है तो बड़े खुश होते हैं, या बिल्डिंग बन रही तो बड़े खुश होती हैं, लोग समझते नहीं है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो सरकार के जितने भी काम होते हैं, जो भी बजटिंग होती है, जो भी सरकार का जो खजाना होता है, उसका ड्रेन आउट होता है उसमें से। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में, मैं आज नहीं, मैं बता रहा हूं 1972 में मैंने पीडब्ल्यूडी के किसी अफसर से पूछा था, जस्ट ऐसे ही उत्सुकता बस, कि मैंने कहा आप लोग जो है इतने बड़े बड़े डैम बनाते हैं, पुल बनाते हैं, और ये भी कहा जाता है आप लोग बहुत पैसा खाते हैं, तो ये सारे गिरते क्यों नहीं है? उन्होंने कहा देखिए, हमारा बिल्कुल साफ सुथरा हिसाब होता है। आप जो कह रहे हैं कि करप्शन कह रहे हैं, वो करप्शन नहीं है, वो तो पैसे दिए जाते हैं, काम करेंगे तो पैसे लेंगे। हमारा, मैंने कहा फिर कैसे करते हैं उसको? उन्होंने कहा कि हमारा जो एस्टिमेट होता है वो 3 गुने का होता है। यानी 100 रुपए का काम है तो उसको 300 रुपए में करेंगे, तो 200 रुपए जो है बटेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ये प्रिंसिपल बेसिक्स है। जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बनाए जाते तभी 3 गुना करके बनाया जाता है। तो 2 गुना तो निकल जाता है, 1 गुना लगता है, यानी कि सरकारी खजाने से 2 गुना पैसा जो है वो बाहर चला गया। तो इसलिए ये कहना कि सरकार के पास पैसा नहीं है और सरकार नहीं कर सकती, ये नहीं है।
अभी भी अगर आप देखें। लेकिन लेकिन ये कैसे विश्वास किया जाए कि तेजस्वी सरकार जो है, ये जो 3 गुना चीजें हैं, ये 2 गुना चीजें हटा देंगी, और जो है एक ही मतलब एक्चुअल में जो रेट है उसी पे काम किया जाएगा, और पैसे को बचाकर वो पैसा जो है वो इस तरह से दिया जाएगा। क्या ये हम मान लें कि तेजस्वी इतने ये तो महान नेता की श्रेणी में आ जाएंगे अगर वो ऐसा करते हैं तो? देखिए, ऐसा किसी सरकार में नहीं होता, अच्छे से अच्छे सरकार में भी नहीं हो पाता। और इसलिए ये कहना कि ये हो जाएगा, आसान नहीं है। हर एक को एक एक नौकरी देना, ये नौकरी देने का उसमें जो एम्पैनलिंग होगा, वो सारी चीजें जो होंगी, उसमें जो गड़बड़ियां होंगी या नहीं होंगी, उसको रोक पाना किसी भी तेजस्वी के बस का नहीं है। वो तंत्र ऐसा बना हुआ है कि उसको तोड़ना जो है, अगर उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उनकी सरकार गिर जाएगी। ये बिल्कुल। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है। तो इसलिए, पर हाँ, देने की बात अगर है, पर सवाल ये, उसमें साथ एक सवाल और जुड़ता है कि हम पिछले 5 सालों से हर साल 2 लाख करोड़ रुपए फ्री फूड ग्रेन के नाम पे दे रहे हैं। यानी 10 लाख करोड़ रुपए वो चला गया। और सबको पता है जितना फूड ग्रेन दिया जा रहा है, जिनके पास वाकई काम नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, वो उनका एनकैशमेंट का भी एक प्रोसीजर है उसमें। जितना सामान लेते हैं वो बेच देते हैं, उनका पैसा आता है। और एक चीज फिर मैं जरूर मानूंगा कि इसकी वजह से जो है, दूर दराज के इलाकों में काफी लोगों को सहूलियत मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। पर ये जो एक जवाब, ये जो नौकरी देने की बात है, सवाल है कि आप 2 करोड़ नौकरियां अगर आप देंगे, मान लीजिए 2 साल 3 साल 5 साल में आप करते हैं, हर नौकरी आजकल सरकारी नौकरी जो है, कोई भी क्लास 4 की भी नौकरी है तो 30,000 से 40,000 से कम का हर महीने का नहीं होता है। तो ये जो बजटिंग होगी, इसको आप किस तरह से करेंगे? और बिल्कुल। बजटिंग को अगर प्रोडक्टिविटी से आप नहीं जोड़ेंगे, वो प्रोडक्टिविटी से जोड़ पाएंगे नहीं पाएंगे, नौकरी देना शायद सरकार दे ले, पर प्रोडक्टिविटी से इसको किस तरह से जोड़ेंगे, ये बड़ी चीज है। अगर आप प्रोडक्टिविटी से उसको नहीं जोड़ पा रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगा। और वहीं पे देखिए, बिहार में ही नहीं, हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी समस्या आज है, हम बड़े दिन बाहर देखते हैं कि हम चौथी इकोनॉमी तो हो ही चुके हैं, अब तीसरी है, जापान को बाजी मारने की बात है, और तीसरे पे तो हम आ ही जाएंगे। ये आंकड़ों की बाजीगरी में सब हो सकता है, पर इन रियलिटी हमारी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, उसमें हम वर्ल्ड में 143वें नंबर पर। यानी इंडिविजुअल जो हमारी जो इनकम है, वो इतनी कम है। अब जापान से हम कहते हैं जापान को हम क्रॉस कर गए, इतने 4 लाख करोड़ से ज्यादा, $4 ट्रिलियन का हमारी वो हो गई है। बहुत अच्छी बात है, हो गई आपकी। पर $4 ट्रिलियन किसके पास है? आम आदमी के पास तो नहीं है। आम आदमी के पास जो है, अगर जापान की परचेजिंग पावर पैरिटी देखिए और यहाँ की देखिए, 12 गुने का फर्क है। यानी 12 गुना पैदा नीचे है। तो ये, इसको जब तक हम, इस खाई को जब तक हम नहीं पाटेंगे, तब तक वो जीडीपी की बातें करना, हम वर्ल्ड में कितने पैसे हमारे पास टोटल आ गए उसकी बातें करना, ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है। तो जो कॉन्सेप्चुअली मैं कहूंगा, तेजस्वी जो कह रहे हैं कि हर एक को एक नौकरी दे पाएंगे, अगर वो दे सकते हैं, पर सवाल ये है कि बिहार जैसे जगहों में जहाँ गरीबी आज भी सबसे ज्यादा है, और गरीबी के साथ साथ ये जो कास्ट के जो डिविजन्स हैं, वो भी गरीबी से कहीं ना कहीं जुड़ी, आपको लगता है कि डिफरेंट जैसे ग्रुप्स। बिहार के जो लोग हैं, ये जो नौकरी वाली बात है, इसको वो मान कर वोट देंगे, या फिर उनको लग रहा है कि ये जस्ट जुमलेबाजी ही है? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है, पर चुनाव के वक्त में एक चीज देखा गया है
कि जब चुनाव के बाद कुछ इस तरह के लोक लुभावन अनाउंसमेंट होते हैं, उसका असर बिल्कुल नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। लोगों में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लोगों की जरूरतें हैं, लोग हर वक्त सोचते हैं कि अब कुछ शायद हमारा भला हो। इस उसमें लोग वोट नहीं देंगे ऐसा तो नहीं, कितना देंगे इसका समस्या आ सकती है। और इसलिए ये कहना कि सारा बिहार क्या इसमें बह जाएगा या नहीं बहेगा, ये कहना आसान बात नहीं है। क्योंकि बिहार में जिस तरह की समस्याएं हैं, और बिहार में डिस्पैरिटी भी बहुत सबसे ज्यादा है। बिहार में जो अमीर और गरीब की जो खाई है वो बहुत बड़ी है, और अमीरी की खाई के साथ साथ बिहार में करप्शन इंडेक्स भी बहुत हाई है। तो इन सारी चीजों को तोड़ के चीजों को कैसे कर पाएंगे वोट में? देखिए, सब अनाउंस करना सही बात है, वोट में आप कैसे इसको तब्दील करेंगे, ये एक बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज है और बड़े इंटेंस एक्सरसाइज है। हर लोगों तक पहुंचाना, उनको कन्विंस करना, उनको समझाना, फिर जाके उस तरह से वोट दिलवाना, ये सारे प्रोसेसेस के साथ जो है वोट जाके पड़ेगा। क्योंकि उसके साथ अगर आप देखें, दूसरी तरफ जो है, हर घर की एक महिला को 30,000 रुपए भी वो देंगे। बिल्कुल दस बिल्कुल। हजार जीविका रुपए दीदी को देने दस की भी हजार बात की हुई है। घोषणा तो की गई, लेकिन तेजस्वी ने उसे 30,000 रुपए कर तीस दिया और हजार कहा कर है दिया कि है। तो पर ये 10,000 वर्सेस 30,000, ये सब जो एक्सरसाइजेस हैं, ये जनता कैसे लेगी? क्योंकि मैं देख रहा हूँ जनता की जैसे बातें सुन रहा हूँ, जनता बहुत प्रैक्टिकल है, जनता बहुत जल्दी झांसे में आती नहीं है। इसलिए जनता जो करेगी वो बस सोच समझ के ही करेगी। पर एक चीज हम कह सकते हैं कि तेजस्वी के ओवरऑल अगर हम देखें कंपेयर टू एनडीए, ओवरऑल एक लोगों में एक एंथुसियाज्म उस तरफ देखने को मिलता है। या आप कह सकते हैं उसके दूसरी तरफ अगर कहा जाए, तो कहीं ना कहीं लोग में जो है एनडीए की तरफ से कुछ ना कुछ जो आशाएं थी, शायद वो पूरी ना होने की वजह से कहीं ना कहीं लोग शायद उधर से हटने की कोशिश में दिखते हैं। अब वो हटेंगे नहीं हटेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स है उसमें। उसमें कास्ट भी फैक्टर है, गांव फैक्टर है, तमाम चीजें हैं उसमें। पर इन सारी चीजों के बावजूद एंटी कैम्बेंसी कुछ का रुझान फैक्टर भी तो उधर बढ़ रहता ही रही है है। ना, वो तो रहेगा ही। जो एंटी कैम्बेंसी है वो तो रहेगा ही फैक्टर। उसकी वजह से तो छिटकेंगे ही, चाहे आप थोड़े छिटके, पर ये तो फैक्टर रहता ही है एंटी कैम्बेंसी का। हाँ, कुछ तो असर होगा, कितना होता है ये देखने की बात है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने टिकट भी दिए, और ये जो कहा जा रहा है मैं उससे नहीं मानता हूँ कि जानबूझकर वहां पे जो है उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ टिकट दे दिए हैं। मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तहत दिए, लोगों को लगे कि इस तरह की चीजें हैं, और उनके जो दूसरे तरह के वोट को जो काटने का जो सिस्टम होता है उसमें भी वो कामयाब रहे। इन सारी चीजों को देखते हुए उसको मैं समझता हूँ किया गया है। मैं फिलहाल ये हो सकता है थोड़े बहुत, कभी भी पॉलिटिकल सिस्टम में बिल्कुल सब सब कोई एक राय तो नहीं होती, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं। बट ओवरऑल मैं समझता हूँ जिस तरह से सारी चीजें वो है, कहीं ना कहीं एक कोहेशन दिखता है। और ये जो इसको हम फ्रेंडली फाइट्स कह रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कोहेशन है। तो कौन क्या करेगा ये आगे की बात है। पर बिहार का चुनाव, एक चीज मैं और समझता हूँ कि शायद जितना लोग आसान समझ रहे हैं उतना आसान भी नहीं है। बिहार का चुनाव जो है, आई थिंक इट बहुत टफली कॉन्टेस्टेड होगा। क्योंकि पिछले चुनाव का भी अगर आप देखें तो डिफरेंसेस बहुत कम रहे हैं, टोटल डिफरेंसेस सिर्फ 12,000 वोट के आसपास रहा है, और वैसे भी कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी डिफरेंसेस बड़े कम रहे हैं। अब उन चीजों को कौन किस तरह से पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत मैनेज करता है, काफी कुछ डिपेंड करेगा जो भी जीते उसके ऊपर। इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड कानून का है उसका विरोध महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में किया है, तो क्या इसे मतलब ये उनकी मजबूरी थी कि उन्हें ये करना पड़ा क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए? देखिए, वक्त के जो इश्यूज को हैं, अगर उसको आप बहुत बारीकी से देखें, वक्त में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। सारे मुस्लिम्स को शायद ऐसा भी नहीं है, पर वक्त को जिस तरह से पेश किया जा रहा है शायद उतना बुरा भी शायद नहीं है। तो इसलिए वक्त के बारे में उन्होंने जो चीजें अभी तेजस्वी ने कहा है, जो बिल्कुल बीजेपी के अपोजिट बात की है उन्होंने। क्योंकि वहां पे वक्त के बाद जो है वो प्रैक्टिकल उस पर कम किया जा रहा है।
उसको एक धर्म से जोड़ के उस तरह से किया जा रहा है। और यहाँ वो जो कह रहे हैं कि हम वक्त को हम खत्म कर देंगे, जिस तरह से एक्ट है उसको खत्म कर देंगे, ये सारी चीजें जो कह रहे हैं, डेफिनेटली वहां पे अगर आप देखें जो माइनॉरिटी वोट्स हैं, वो डेफिनेटली या तो कांग्रेस को जाएंगे या महागठबंधन के ही लोगों को जाएंगे। माइनॉरिटी वोट्स बीजेपी को एक्चुअली बहुत कम ही जाते हैं, अगर जाते भी हैं तो इसलिए माइनॉरिटी वोट्स को अगर वो कैटर कर सकते हैं, जो कि इस वक्त उनके लिए एक एक वोट माने रख रहा है। देखिए ये जो चुनाव है, दोनों ही तरफ के लिए एक एक वोट बहुत माने रख रहा है। तो उसमें जिसको भी जो बटोर सकता है वो बटोरने की कोशिश में है। हम उसके, मैं समझता हूँ कि बेसिक एथिक्स पे नहीं जाए, बेसिक जो चीजें उस पे न जाए, बल्कि उसके जो प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजिकल जो मूव्स हैं उसको अगर हम देखें, मैं समझता हूँ जो भी जो कर रहा है वो सही कर रहा है। तो दिल्ली में जैसे केजरीवाल ने इसी तरह से वादे किए थे और सत्ता हासिल की थी, 2014 में नरेंद्र मोदी ने भी काला धन की बात की थी और सत्ता हासिल की थी, तो क्या अब तेजस्वी जो है उनका ये कार्ड चलेगा? अब ये तो ग्राउंड में जाके ही बता देख के समझ आ सकता है। कुछ असर तो होगा, इसमें कोई शक नहीं। पर वही मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, वोट में कैसे क्या तब्दील होगा, ये तो हम वोट के बाद ही इसका एनालाइज कर सकते हैं। अभी जो अगर आप जाएंगे, वोटर भी आजकल साफ साफ बातें कम ही बोलते नहीं है। करता है। बिल्कुल। तो इसलिए क्योंकि उसको कई तरह के अप्रीहेंशंस रहते हैं कि किससे बात कर रहे हैं ये उसको नहीं मालूम, इसलिए भी वो जल्दी से खुल के नहीं बोलता है। पर अगर आप उससे एक रिश्ता बना लें और उससे उसको ये एहसास हो जाए कि इन पर हम एतबार कर सकते हैं, तो कई बार बोल भी लेते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाते हैं, इंटेंसली लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, सब कुछ देखते हैं, समझते हैं, विरोधी भी बता देते हैं कि कौन कहाँ ताकतवर है नहीं है। तो ये कई चीजें जो है, जो फील्ड रिपोर्टिंग जो होगी उस पे या तो पता चलेगा या चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अब हम लोग यहाँ स्टूडियो में बैठ के, अपने घरों में बैठ के उसको एग्जैक्टली असेस नहीं कर सकते। बिल्कुल, इस पूरे जिस तरह से लोग लुभावन वादे किए भी जा रहे हैं, मुफ्त बिजली की भी बात की जा रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और बिहार की जनता ही डिसाइड करेगी कि वो किसे सत्ता मिलाएगी। तो इस पूरे मुद्दे पर पर इस बात बार हो करने के सकता लिए, है बिहार में थोड़ी बदलाव की बयार दिखे। हाँ, क्योंकि लोग जो है वो ये तो मानते ही हैं, क्योंकि जो हम देख रहे हैं जिस तरह की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, उसमें लोग एक बदलाव तो चाहते ही हैं। अब वो बदलाव किस रूप में दिखेगा ये तो ये देखने की बात है, क्योंकि उसमें एक फैक्टर और भी है। उसमें एक फैक्टर चुनाव आयोग भी है। चुनाव आयोग कितना निष्पक्ष रूप से काम करेगा, इसके ऊपर भी वो जो है डिपेंड करेगा। चुनाव बिल्कुल। आयोग के को पिछले कई एक जो रिपोर्ट्स आई हैं वो अगर सही हैं, अगर उसी तरह से बिहार में भी होता है, तो फिर बिहार का भी चुनाव का जो रिजल्ट है कुछ और हो भी सकता है। ये भी एक फैक्टर, वहां के लोग बातें आपस में करते हैं। तो ये जो बातें हम कर रहे हैं, तो ये लोगों के, आम लोगों की बातें हैं। तो इसलिए अभी हमें देखना है कि बिहार का चुनाव, मैं समझता हूँ रोज पे रोज जो है काफी दिलचस्प होता जाएगा, और रिजल्ट मैं समझता हूँ बहुत ही दिलचस्प होगा। बिल्कुल, तो इस मुद्दे पे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।